वेलकम बैक। सक्षम में नहीं चल रही क्लास। अजफर, साक्षी है। चलो देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किए थे पॉइंट्स, वो कौन कौन से थे? नंबर वन, कि कई स्पेशल सिचुएशंस के अंदर कई बार ऐसा भी होता है, क्या होता है कि हमारे पास बिल एंड होल्ड की सिचुएशन अराइज होती है। बिल एंड होल्ड बेसिकली क्या है? ये डिलेड डिलीवरी है एट कस्टमर्स रिक्वेस्ट। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए बिल एंड होल्ड करते हो, तो इसको हम एक सेपरेट पीओ मानते हैं। होल्ड करना एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आप गुड्स को होल्ड करना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास कोई सामान रखवा रहा है और आप उसको कह रहे हैं ठीक है, अलाउड है, तो इसका मतलब आप उसके पैसे भी अपने पास कहीं ना कहीं प्रोराटा कैलकुलेट करेंगे। तो बिल एंड होल्ड में होल्डिंग इज अ कस्टोडियल सर्विसेज which is basically considered to be separate performance obligation. How do we know कि बिल एंड होल्ड है कि नहीं है? उसके लिए पहली बात तो ये कि इफ इट इज बिल एंड होल्ड recognize revenue even if goods not delivered, or if it is not bill and hold, वो है ही नहीं, तो फिर रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। इसका मतलब ये कि अगर बिल एंड होल्ड होगा तो हमारे पास बिना उसको सामान दिए भी हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या इसके लिए ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड? तो कौन कौन सी कंडीशन है? ये रिक्वेस्ट कहां से आनी चाहिए? रिक्वेस्ट कहां से आनी चाहिए? फ्रॉम कस्टमर्स। इसके अलावा क्या ये हमारे गुड्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए? यानी आपको मालूम है इनकी बात कर रहे हैं। क्या ये रेडी फॉर डिलीवरी होने चाहिए? क्या ये स्टोर्ड एट सेपरेट प्लेस? आपने इन्हें अलग से रखा हुआ है और कांट बी रिप्लेस्ड बाय एंटिटी। एंटिटी उनको रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो इन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्पेशल केस में एक और भी केस आता है, वो है टोल रोड्स का। आखिरी केस है ये, कि टोल रोड्स यानी सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स। इनके अंदर हम क्या करते हैं? तो इनमें देखो दोस्त, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ नयापन है और कुछ नहीं है। इसमें दो तरह की टोल रोड्स हो सकती हैं। एक कौन सी हो सकती है? वेयर गवर्नमेंट हैज गारंटीड अमाउंट। और यहां पर दूसरा क्या हो सकता है? वेयर गवर्नमेंट हैज नॉट गारंटेड अमाउंट। भाई अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो कुछ और है। अगर गारंटी दे रखी है गवर्नमेंट ने या नहीं दे रखी है, एक काम तो पक्का होगा। वो क्या होगा? जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कहां पर जाएगी? चाहे कुछ भी हो जाए, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कहां जाएगी? चाहे गवर्नमेंट गारंटी दे चाहे ना दे, वो कहां जाएगी? वो जाएगी आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टू रेवेन्यू।
किसके ऊपर? फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होगा किस पर? फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, जो ये आपने यहां लिखी है ये कौन सी कॉस्ट थी? ये थी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है ये एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड थी। लेकिन ये कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? जो फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये कौन सी हो जाएगी? तो हम इसके कंटेक्स्ट में अगर आएंगे तो यहां पर हम उसको लिखते हैं डेटर, क्योंकि हमको ये पैसा रिसीव करना है। तो दिस इज योर रिसीवेबल। और यहां क्या दिखाते हैं हम लोग? इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि आपके पास गारंटी नहीं है। तो दोनों में ये अंतर है। बाकी इसके अलावा क्या मेरे को अपने इन डेटर्स के ऊपर फाइनेंस इनकम को भी रिकॉर्ड करना है? द आंसर इज यस। डेटर अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं फाइनेंस की इनकम आ रही है, क्योंकि आपने पैसा लिया नहीं है तो फाइनेंस इनकम है, जबकि यहां पर ऐसी कोई इनकम नहीं आती है। मुझे ये बताओ, जो आपके पास एक्सेस पैसा मिलना है, जो आपको और भी पैसा मिलना है, वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाएगा रेवेन्यू में। तो जितनी गवर्नमेंट की गारंटी है माइनस जो फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन है माइनस जो फाइनेंस इनकम है, ये अमाउंट क्या है? ये आपका नॉर्मल रेवेन्यू बन जाएगा। लेकिन इसमें जो रेवेन्यू आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी नहीं दी है, तो इसमें रेवेन्यू जो मिला आपका मुकद्दर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू एक्चुअल अमाउंट। इसमें डेटर से आप बाद में पैसा ले भी लेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर बीइंग अमाउंट रिसीव। लेकिन इनमें तो आपने कोई पैसा लेना नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? इसमें आपका इनटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन। तो यानी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन बीइंग आईए डेप्रिशिएटेड या अमोर्टाइज्ड। ये आपके पास एंट्रीज बन जाएंगी इन दिस सिचुएशन। फिर हमने आपके साथ एक और बात भी करी थी कि कभी कभी हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर देते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट्स को कभी कभी कंबाइन भी करते हैं। यानी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कर रखे हैं, हम उनको कंबाइन कर देते हैं और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके सवाल करते हैं। ऐसा कब होता है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है, जब ये नेगोशिएट होते हैं एज अ सिंगल पैकेज। तथा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है हमारे पास कि इनके अंदर जो हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इनका कॉमन कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। तो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मस्ट बी ओनली वन, या फिर वो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या हैं? डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर रेवेन्यू। भाई एक का रेवेन्यू बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, ये नहीं कि वो डिपेंडेंट है तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो भी हमारे पास ये अमाउंट हम अपने पास उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन कर दो। तो ये छोटे छोटे सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। एक लास्ट डिस्कशन और हमने की थी, वो हमने की थी मॉडिफिकेशन की, कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स मॉडिफाई भी होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले असफर कह रहा है कंफ्यूजन इन इंटीग्रेशन ऑफ पीओ। अगर मान लीजिए एक ही पीओ है, तो हमने कहा आप अपने पास पार्ट काम करेंगे, यहाँ पर पार्ट काम करेंगे, यहाँ पर असल में ये दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि ये असल में एक ही पीओ है, तो आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। या पीओ तो दो हैं पर उनका प्राइस आपस में डिपेंडेंट ऑन ईच अदर है, कि ये पीओ का प्राइस बढ़ेगा तो इसका घट जाएगा, इसका घटेगा तो इसका बढ़ जाएगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि इन दैट केस वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। ओके असफर? अच्छा, तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है? मॉडिफिकेशन में कई बार स्कोप इंक्रीज कर जाता है, मतलब आपको एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज देने हैं, एंड जो प्राइस है वो लगभग किसके बराबर है? स्टैंड अलोन प्राइस के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो आप उसे क्या करते हैं? आप उसे ट्रीट करते हो एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, और आप उसकी अकाउंटिंग अपने साथ मिक्स करते ही नहीं हो।
ये तो एक बात हो गई कि यानी कि ये तो हो गया हमारे पास सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर लो, बात खत्म। लेकिन जो बाकी के केसेस हैं, बाकी के जो केसेस हैं, उनमें आपको देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है उनके अंदर? उसमें ये देखना पड़ता है कि रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब इनका पिछले से कोई लेना देना नहीं है, पिछले से कोई लेना देना नहीं, या उनका पिछले से कोई लेना देना हो सकता है, उसे बोलते हैं रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट। वो डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा, अगर वो डिस्टिंक्ट हैं तो आप उसको चेंज कैसे करोगे? आप प्रोस्पेक्टिवली मानोगे। मानोगे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और न्यू साइन हो गया। पिछले से आप कोई लेना देना नहीं करोगे, प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करोगे, यानी पीछे जो हो गया सो हो गया, फ्यूचर के रेवेन्यू को एडजस्ट करेंगे। जबकि यहां पर आप क्या करोगे? आप रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करोगे। का मतलब जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू है, क्या दैट विल बी चेंज्ड? उसको भी चेंज करेंगे। क्या आपके पास यहां पर नए प्रकार से डिग्री भी निकालनी पड़ेगी? कि आपकी डिग्री भी हो सकता है बदल जाए, आपकी डिग्री बदल जाए, आपकी कॉस्ट बदल जाए, आपका रेवेन्यू बदल जाए, आपका रेवेन्यू बदल जाए, आपकी कॉस्ट बदल जाए, कुछ भी बदल सकता है। ऐसे में आप अपने पास क्या करते हो? आप अपनी नई इनकम निकालोगे। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैचअप एडजस्टमेंट। इसे क्या बोलते हैं? कैचअप एडजस्टमेंट। हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, मुझे फटाफट से बताना किसके कौन कौन से क्वेश्चन थे। टॉल रोड का तो क्वेश्चन 75 था। बिल एंड होल्ड का कौन सा क्वेश्चन था? तो अगर आपके पास है तो फटाफट से बता देंगे। बिल एंड होल्ड का बिल एंड होल्ड का क्वेश्चन अभी कोई बच्चा बता नहीं रहा, लेकिन मेरे को अगर बता देंगे तो मैं वीडियो में ले लूंगा उसको भी, तो या फिर मैं ढूंढू। खुशबू ने कहा 68, ओके। तो 68 इकलौता ही क्वेश्चन था जहां तक मुझे मालूम है, इस पर इकलौता ही क्वेश्चन था, और इस पर भी इकलौता ही क्वेश्चन था। फिर कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें कंबाइन कर रहे थे, ये शुरुआत के क्वेश्चन थे, 2 3 4 या ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। 4 5 6 ये कंबाइन करने वाले थे। और जो मॉडिफिकेशन थी, मॉडिफिकेशन में मेरे पास कौन कौन से थे? मॉडिफिकेशन में मेरे पास था 7 8 9 58 124। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। विदाउट गारंटी में रेवेन्यू 2 बार रिकॉर्ड हो रहा है। शुभम, 2 बार, एक बार ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें 3 बार हो रहा है, 1 2 और 3। क्योंकि ये टोल चलाने का है, ये ब्याज का है, ये कंस्ट्रक्शन करने का है। ओके, तो हमारे पास ये बेसिक एक रिवीजन थी, इससे आपके पास पूरा का पूरा 115 रिवाइज हो गया। वो हमारे पास ऑलरेडी हमारा यूट्यूब का वो चैनल हैक हो गया था, तो वो अब वो ठीक कर रहे हैं। इट विल टेक मे बी अ 1 डे और सो। तो इन दैट पीरियड आप अपने पास अभी हो सकता है उस चैनल पर सब चीजें ना देख पा रहे हो, तो कल से देख पाएंगे आप, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस में कौन कौन से हैं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? साक्षी कह रहे हैं वारंटी का ट्रीटमेंट फिर से बताओ। तो इसका प्रिंट आउट ले लें पहले साक्षी। देखो, वारंटी या गारंटी की अगर बात करें तो ये दो तरह की वारंटी गारंटी होती है। एक जो मार्केट में सेल होती है, एक जो मार्केट में सेल नहीं होती है। साक्षी, आपके पास एप्पल का फोन है, फटाफट से बताओ।
आपको, हाँ नहीं साक्षी कह रहे नहीं, पर मैंने कहा है, मुझे ये बताओ, आपको मालूम है कि एप्पल आपको एक गारंटी देता भी है, मे बी फॉर 1 ईयर, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो 1 साल की गारंटी आपको देता भी है। और इसके अलावा 3 साल का एक और प्लान होता है जिसका नाम है एप्पल केयर। आप बाय कर सकते हैं, पे मनी एंड पे फॉर दैट, तो आपको एप्पल केयर मिल जाता है। उसमें फिर क्या होता है, आपके पास एक एडवांटेज हो जाती है कि चलो कोई प्रॉब्लम उसके बाद भी बियॉन्ड दैट पीरियड, 1 साल के बाद भी कोई दिक्कत आई तो आपको पास वो मिल जाती है। इसके पैसे देने पड़ते हैं। बात समझ में आती है साक्षी? तो ये हमारे पास आ गई, जिसको आप सेपरेट पीओ ट्रीट करते हैं। ये आपके लिए क्या है? ये सेपरेट पीओ है। दिस इज नॉट सेपरेट पीओ। ये सेपरेट पीओ नहीं है। जब आपने बोल दिया सेपरेट पीओ है, तो आप अपने फोन के अंदर जो भी कंसिडरेशन दे रहे हैं, जो भी आप कंसिडरेशन दे रहे हैं, क्या वो एलोकेट करनी पड़ेगी आपको? फटाफट से बताओ, क्या वो आपको एलोकेट करनी पड़ेगी? बिल्कुल, क्योंकि आपकी कंसिडरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो वारंटी के पैसे आपने अब एलोकेट कर दिए, ये रेवेन्यू कहां चला जाएगा? दिस विल गो टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। पैसे तो अभी ले लिए, पर ये है क्या? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फिर से रेवेन्यू में चला जाएगा, लेकिन बेस्ड ऑन एसओटी। ये एसओटी के हिसाब से फिर से रेवेन्यू में जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं साक्षी कि आपने अपने रेवेन्यू को डेफर कर दिया और धीरे धीरे बाद में अपने रेवेन्यू को ट्रांसफर किया? क्या आपने कहा इस रेवेन्यू को हम ग्रेजुअली बाद में शिफ्ट करेंगे? इस केस में सेपरेट पीओ है ही नहीं। तो मुझे फटाफट से बताओ, सेल के जितने भी पैसे आए, क्या वो 100% ही रेवेन्यू में चले गए? वो 100% ही रेवेन्यू में चले गए। अब मुद्दा ये उठता है, क्या कंपनी का इन दोनों के अगेंस्ट खर्चा हो सकता है? क्योंकि कंपनी ने गारंटी दे रखी है, वारंटी दे रखी है, तो कंपनी का दोनों केस में खर्चा हो सकता है। इस खर्चे को कब पता चलेगा? जब फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में क्या आएगा? खर्चा। और रेवेन्यू भी कब आ रहा है? फ्यूचर में। मैचिंग ठीक चल रही है आपकी, खर्चा भी फ्यूचर में, रेवेन्यू भी फ्यूचर में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर आ जाओ, यहां प्रॉब्लम दिख रही है कि खर्चा कब आएगा? फ्यूचर में। रेवेन्यू कब बुक कर लिया तुमने? अभी। अब यहां पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगाएंगे? अब हमने कहा यहां मेक प्रोविजन फॉर वारंटी। हम वारंटी के लिए क्या बनाएंगे? प्रोविजन। ये प्रोविजन कौन बनाने को बोलेगा? 115 नहीं बोल सकता। 115 ने तो कह दिया भाई इसके बाद कोई और स्टैंडर्ड देखेगा। तो इसको कौन डील करता है? इसको 37 नंबर डील करेगा। वो इसकी प्रोविजनिंग बताएगा। ऊपर क्यों नहीं बना रहे प्रोविजन? उसका रेवेन्यू ही रोक लिया तो क्या करना है प्रोविजन बना के? फिर तो डुप्लीकेशन हो गई ना। तो हम 2 बार थोड़ी ना करेंगे। देयरफॉर इट हैज टू बी लाइक दिस। तो वो जो क्वेश्चन किए थे आपने, मेरे कल 2-3 क्वेश्चंस इसके ऊपर भी थे, वो क्वेश्चंस आपको इसके अकॉर्डिंगली करने हैं। और बताएं, और कौन कौन से पॉइंट्स थे आपके पास? इसका प्रिंट आउट भी ले लो। आप लोगों ने वो क्वेश्चंस, मैंने एडिशनल क्वेश्चंस दिए थे, वो कर लिए कि नहीं किए? जो एडिशनल क्वेश्चंस थे वो आपने कर लिए कि नहीं किए? एडिशनल क्वेश्चंस अभी नहीं कर पाए हैं, ओके। तो मुझे ये बताओ, जब आप कर पाएंगे मुझे डेट बता दो, हम अकॉर्डिंगली उस डेट को उसे डिस्कस करना चाहेंगे। फिर उसके अंदर हमने अलग अलग और भी स्टैंडर्ड दिए हुए थे। आपको बुक्स मिल गई हैं? ये वाली बुक्स आपके पास आ गई हैं? अभी नहीं आई हैं? एक के पास भी नहीं पहुंची क्या? आपको ईमेल आ गई है? ट्रैकिंग आईडी आ गई आप लोगों के पास? ये ट्रैकिंग आईडी क्या है? अभी ट्रैकिंग आईडी भी नहीं आई है, ओके। वैसे यहाँ हमारे यहाँ से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे एक रोज मैसेज आते हैं ऑफिस वेयर हाउस से, उसके हिसाब से रवाना तो हो चुकी हैं। अब वो आपको ट्रैकिंग आईडी की मेल नहीं की होगी, ये हो सकता है। मैं एक बार आज उनको बोलता हूँ कि ट्रैकिंग आईडी की मेल आपको भेज दें ताकि आप लोग ट्रैक भी कर सकें।
तो प्रॉब्ली मैं मान लूं कि 3-4 दिनों में किताब आपको मिल जाएगी, आप उसके बाद करके आप मुझे एक बार बता देंगे बिफोर कंप्लीशन ऑफ इंड एस 36 हम इसके भी क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर इसे भी कंप्लीट करेंगे जो हमारे ऑलरेडी हो रखे हैं। ओके, तो मैं चाहूंगा कि ये जैसे ही आपको मिल जाए आप प्लीज मुझे बताना। आज पर एक छोटा सा इशू है, क्योंकि मैं ये क्वेरी सेशन बाद में और भी जगह चलेगा, तो 116 का क्वेश्चन 116 में पूछेंगे, ठीक है? इससे क्या हमारे पास डेटा मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि जीडी वाले स्टूडेंट्स को नहीं तो दिक्कत आती है। शिवम कह रहा है 36 पर कितनी क्लासें और लग जाएंगी? कायदे से तो 3 और लगनी चाहिए, पर अगर हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, जैसे आज हम स्लो चले हैं, तो 4 हो जाएंगी, ठीक है? तो बस थैंक यू वेरी मच, आज के लिए फिर इतना ही। तो हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे 115 में आपके क्वेरी बुक्स आ जाएंगे आपके पास, तो क्वेरीज तब एक बार दोबारा पूछ लेंगे। और वो सेशन इवनिंग का होगा। ओके, ध्यान रखना वो सेशन कब होगा, इवनिंग का होगा। मॉर्निंग में मेरे पास आ गया कि टाइम का थोड़ा चैलेंज आ जाएगा, तो आपको आने वाले समय में इवनिंग में मेरे साथ टाइम रखना पड़ेगा। आई होप आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय।